हेलो एवरीवन। आज हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यानी पूर्ति की लोच और डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यानी पूर्ति की जो लोच की श्रेणियां हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पूर्ति के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम पूर्ति की लोच के बारे में जानेंगे। अब पूर्ति से अभिप्राय एक जो निश्चित समय होता है, वो समय जो होता है वो एक दिन हो सकता है, एक महीना हो सकता है, एक साल हो सकता है, यदि कोई भी जो एक फिक्स पीरियड दे रखा है उस निश्चित समय के अंदर कोई भी विक्रेता या जो उत्पादक है विभिन्न कीमतों के ऊपर किसी भी वस्तु की जितनी मात्रा बेचने के लिए तैयार होता है उसे हम पूर्ति कहते हैं। तो कोई भी जो विक्रेता या उत्पादक होता है अलग अलग कीमतों के ऊपर वो जो है अलग अलग मात्रा जो है वो बेचना चाहता है। इसलिए जब हम अलग अलग कीमतों के ऊपर अलग अलग बेची जाने वाली मात्रा को लेते हैं तो उसे हम जो पूर्ति कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी जो वस्तु है, जैसे एक्स वस्तु है, एक्स वस्तु की कीमत जो है 1, 2, 3 रुपए दे रखी है। अब इस 1 रुपए के ऊपर जो है एक विक्रेता जो 100 वस्तुएं बेचने के लिए तैयार है। 2 रुपए जब कीमत हो गई यानी बढ़ गई कीमत, तो उस अवस्था के अंदर विक्रेता जो 120 वस्तु बेचने के लिए तैयार है। और जब कीमत बढ़ करके 3 रुपए हो जाती है तो एक जो विक्रेता है वो 150 वस्तुएं बेचने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार विभिन्न कीमतों के ऊपर कोई भी विक्रेता जो है विभिन्न वस्तुएं या किसी भी वस्तु की जितनी मात्रा बेचने के लिए तैयार होता है उसे हम पूर्ति कहते हैं। अब पूर्ति की लोच क्या होती है, इससे पहले हम पूर्ति के नियम को डिस्कस कर चुके हैं। पूर्ति के नियम से तो ये पता चल जाता है कि भी कीमत के बढ़ने के ऊपर जो पूर्ति में वृद्धि होगी, और अगर किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उसके कारण उस वस्तु की पूर्ति में भी कमी होगी। लेकिन ये जो वृद्धि और कमी की मात्रा है ये कितनी है इसके बारे में हमें पता नहीं चलता। यानी जब कीमत बढ़ी तो उसके कारण कितनी पूर्ति में वृद्धि हुई, जब कीमत कम हुई तो उसके कारण पूर्ति की मात्रा के अंदर कितनी कमी हुई। तो इस प्रकार पूर्ति के नियम से हमें परिवर्तन की दिशा का पता चलता है कि कीमत के बढ़ने पर पूर्ति बढ़ेगी, कीमत के कम होने पर पूर्ति कम होगी। लेकिन पूर्ति में जो परिवर्तन हो रहा है यानी जो कमी और वृद्धि हो रही है उसकी मात्रा के बारे में हमें पता नहीं चलता। तो कीमत में परिवर्तन के कारण पूर्ति में होने वाले परिवर्तन का पता लगाने के लिए हमें जो है पूर्ति की लोच का सहारा लेना पड़ता है। तो पूर्ति की लोच से अभिप्राय कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के कारण पूर्ति की मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से है। यानी किसी भी वस्तु की कीमत में जितने प्रतिशत परिवर्तन होता है पूर्ति की लोच से हमें पता चल जाता है कि उस वस्तु की मात्रा में जो है कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। जैसे मान लीजिए कि कीमत जो है वो 5% बढ़ गई। अब कीमत के 5% बढ़ने के कारण पूर्ति की लोच से हमें पता चल जाएगा कि जो पूर्ति है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अगर कीमत जो वो 5% कम हो जाती है तो पूर्ति की लोच से ये भी पता चल जाएगा कि उसके कारण जो सप्लाई के अंदर कितने प्रतिशत की कमी होती है। तो इस प्रकार पूर्ति की लोच जो होती है वो कीमत में परिवर्तन के कारण पूर्ति की मात्रा में होने वाले परिवर्तन का माप है। पूर्ति की लोच से ये पता चलता है कि कीमत में जितने प्रतिशत कमी हुई है उसके कारण पूर्ति में कितने प्रतिशत की कमी होगी, और पूर्ति में जितने प्रतिशत की वृद्धि कीमत में जितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कीमत में जितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है उसके कारण जो पूर्ति में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो पूर्ति की लोच ज्ञात करने के लिए पूर्ति में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से भाग देते हैं। तो अब हम इसका फार्मूला देखते हैं। फार्मूला क्या है, किसी भी वस्तु की कीमत में होने वाला पूर्ति में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन बटा उस वस्तु की कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। और इसका जो फार्मूला हमारे पास में आता है वो P बटा Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। ये हमारे पास में जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालने का फार्मूला है। तो आप ये फार्मूला याद रखिएगा, आगे हम जो इस फार्मूले का काफ़ी प्रयोग करेंगे। डेफिनेशन देखते हैं आप इसकी। लिप्सी के शब्दों में पूर्ति की लोच वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा उसके कारण पूर्ति में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। यानी जो आप पीछे देख करके आए थे कि भी किसी भी वस्तु की कीमत में जितने प्रतिशत परिवर्तन होता है उसके कारण उस वस्तु की पूर्ति में जितने प्रतिशत परिवर्तन होता है उसका जो माप हम करते हैं वही जो है
पूर्ति की जो है लोच कहलाती है। पूर्ति की लोच की श्रेणियां, पूर्ति की लोच की जो है 5 श्रेणियां होती है। पहली पूर्णतया लोचदार पूर्ति, दूसरा पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति, तीसरा इकाई लोचदार पूर्ति, चौथा इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति और पांचवा इकाई से कम लोचदार पूर्ति। तो सबसे पहले आप करते हैं पूर्णतया लोचदार पूर्ति। पूर्णतया लोचदार पूर्ति क्या है, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि किसी भी वस्तु की पूर्ति पूर्णतया लोचदार उस अवस्था में होती है। यानी आप किसी भी वस्तु की पूर्ति को पूर्णतया लोचदार कब कहेंगे, जब वर्तमान कीमत स्तर पर पूर्ति अनंत होती है। यानी कोई भी जो प्रोड्यूसर होता है वो वर्तमान में जो कीमत है उसके ऊपर जितना चाहे उतना सामान उतनी जो है सप्लाई करने के लिए तैयार है। यानी कोई भी खरीदने वाला जितना चाहे उतना सामान उस पूर्ति के ऊपर खरीद सकता है। और कीमत अगर थोड़ी सी भी कम हो जाती है तो उस अवस्था के अंदर पूर्ति जो है वो शून्य हो जाएगी। तो इस प्रकार से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होती है इस अवस्था के अंदर जो पूर्णतः लोचदार होती है, इन्फिनिट होती है। इस बिंदु के ऊपर आप जितना चाहे उतनी जो है वो सप्लाई किसी से प्राप्त कर सकते हो। और जब कभी भी पूर्ति पूर्णतः लोचदार होती है उस अवस्था के अंदर पूर्ति वक्र जो होता है ओ एक्स के समानांतर होता है। और ऐसा कब हो सकता है, जब साधन बाजार के अंदर पूर्ण प्रतियोगिता हो और पूर्ण प्रतियोगिता के स्तर के ऊपर एक ही जो कीमत होती है उसके ऊपर जो है जितना चाहे उतनी जो वो सप्लाई जो वो कोई भी व्यक्ति जो है उसी कीमत पर करने के लिए तैयार होता है, उससे कम कीमत हो जाती है तो जो है सप्लायर वो बिल्कुल भी सप्लाई नहीं करेगा। दूसरा, जिन उद्योगों के अंदर वस्तु का उत्पादन जो स्थिर लागत की स्थिति में होता है, यानी जब कांस्टेंट रिटर्न्स होते हैं, क्योंकि स्थिर लागत की अवस्था के अंदर जो स्थिर प्रतिफल होंगे तो उस अवस्था के अंदर जो है वो प्रेजेंट प्राइस के ऊपर जो है सप्लाई है वो अनलिमिटेड होती है। ये हमारे पास में रेखा चित्र है जिसमें हमने ओ एक्स अक्ष के ऊपर वस्तु की मात्रा ली है और ओ वाई अक्ष के ऊपर हमने वस्तु की कीमत ली है। अब जब ओ पी कीमत है तो उस अवस्था के अंदर सप्लाई जो है वो अनलिमिटेड है, क्योंकि ये हमारे पास में जो सप्लाई कर्व है ये ओ एक्स के समानांतर है। ओ एक्स के समानांतर है इसका मतलब कीमत चाहे कीमत सेम रहेगी तो भी उसी कीमत के ऊपर जो सप्लाई लिमिटेड की जाएगी। इसी कीमत के ऊपर ओ क्यू सप्लाई है, इसी कीमत के ऊपर ओ क्यू वन है, इनके बीच में भी और बिंदु हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सप्लाई कर्व है ओ एक्स के समानांतर है। तो ओ एक्स के समानांतर जब कभी भी सप्लाई कर्व होता है उस अवस्था के अंदर जो है वस्तु की जो पूर्ति की लोच है वो अनलिमिटेड होती है, अनंत होती है, यानी पूर्णतः लोचदार होती है। दूसरा है पूर्णतः बेलोचदार। ये जो पूर्णतः लोचदार हमने सप्लाई की थी बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। पूर्णतः जो लोचदार सप्लाई थी उसके अंदर जो थी कीमत में जरा सा भी चेंज आने पर सप्लाई जो वो शून्य हो जाती थी और प्रेजेंट प्राइस के ऊपर जो सप्लाई थी वो अनलिमिटेड थी। इसके अंदर ऑपोजिट है इसका कि किसी भी वस्तु की जो पूर्ति है उस समय पूर्णतः बेलोचदार होती है जब कीमत में परिवर्तन होने पर भी पूर्ति में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता। यानी कीमत चाहे कुछ भी हो लेकिन पूर्ति जो वो स्थिर रहेगी, चाहे कीमत में वृद्धि हो चाहे कीमत में कमी हो, पूर्ति अपने जो है वर्तमान स्तर पर स्थिर रहती है। और जब कभी भी किसी भी वस्तु की जो पूर्ति है वो पूर्णतः बेलोचदार होती है तो उस अवस्था के अंदर जो पूर्ति वक्र ओ एक्स के समानांतर होता है। और ऐसा दुर्लभ वस्तुओं की अवस्था में संभव है, क्योंकि दुर्लभ वस्तुएं होती है उनकी चाहे कीमत कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए उसकी सप्लाई आप नहीं बढ़ा सकते। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा गाई गई कविताएं, तो वो तो ऐसा नहीं है कि भी अगर वो उनको आप मार्केट में बेचने लगते हैं अगर उनकी ज़्यादा कीमत होगी तो उनका प्रोडक्शन फालतू हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुर्लभ वस्तुएं जो होती है बिल्कुल लिमिटेड सी होती है, जैसे किसी कवि की कविता है, कोई उपन्यास है या अन्य कोई वस्तु है, तो ऐसी वस्तुओं की अवस्था के अंदर पूर्ति जो होती है वो पूर्णतः बेलोचदार होती है और वहां पर जो है कीमत में परिवर्तन होने पर भी पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये डायग्राम लेते हैं। इस डायग्राम के अंदर ओ एक्स एक्स के ऊपर हमने क्वांटिटी ऑफ गुड्स लिया है और ओ वाई के ऊपर हमने प्राइस ऑफ गुड्स लिया है। इसके अंदर में प्रारंभ के अंदर देखिए आप कीमत ओ पी है और ओ पी कीमत के ऊपर ओ क्यू सप्लाई की जा रही है। जब कीमत कम होकर के ओ पी वन हो गई
तो भी इस अवस्था के अंदर पूर्ति जो वो ओ क्यू ही रहती है। और जब कीमत बढ़कर के OP2 हो जाती है तो उस अवस्था के अंदर भी जो सप्लाई है वो OQ ही रहती है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा SS सप्लाई कर्व है ये OY के समानांतर है। और जब कभी भी हमारा जो सप्लाई कर्व है वो OY के समानांतर होता है उस अवस्था के अंदर जो है पूर्ति की लोच जो होती है वो शून्य होती है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो पूर्णतः बेलोसदार होती है। पूर्णतः बेलोसदार पूर्ति की अवस्था में हम ये देख रहे हैं कि कीमत में जो परिवर्तन आ रहा है उस कीमत में परिवर्तन का जो है की जाने वाली पूर्ति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। नेक्स्ट है इकाई लोचदार पूर्ति। जैसा कि नाम से पता चलता है इकाई का मतलब क्या है कि एक समान मात्रा में चेंज होगा। अब समान मात्रा में किस में चेंज होगा? दो ही तो चीजें है, या तो एक तो कीमत चेंज हो रही है और कीमत के कारण जब पूर्ति चेंज हो रही है। तो जब दोनों में एक समान मात्रा में चेंज होता है कीमत और पूर्ति में, उस अवस्था के अंदर पूर्ति की जो लोच होती है वो इकाई लोचदार होती है। तो जब किसी वस्तु की कीमत में जिस अनुपात में परिवर्तन होता है और पूर्ति में भी अगर उसी अनुपात में परिवर्तन हो तो उस अवस्था के अंदर पूर्ति की लोच होती है वो इकाई के समान होती है। और जब किसी वस्तु की पूर्ति की लोच जो इकाई के समान होती है तो उस अवस्था के अंदर जो पूर्ति वक्र है वो मूल बिंदु से निकलता है, क्योंकि ये जो है एक समान अनुपात को दिखाने वाला बिंदु जो होता है वो मूल बिंदु ही होता है। तो मूल बिंदु से अगर कोई भी वक्र निकल रहा है तो उस अवस्था के अंदर पूर्ति की लोच है वो इकाई लोचदार होती है। इसके बाद है एग्जाम्पल की, मान लीजिए कीमत के अंदर जो वो 40% की वृद्धि हुई है। तो कीमत में 40% की वृद्धि होने के कारण अगर पूर्ति में भी 40% की वृद्धि हो रही है तो उसे हम जो है इकाई लोचदार पूर्ति कहेंगे। अब अपन इसी चीज को जो है रेखा चित्र के द्वारा देखते हैं। OX अक्ष के ऊपर हमने जो है वस्तु की मात्रा और OY के ऊपर हमने कीमत ली है। प्रारंभ के अंदर जब कीमत OP है तो उस अवस्था के अंदर सप्लाई है वो OL की जा रही है। और जब कीमत बढ़ करके OR हो जाती है तो उस अवस्था के अंदर सप्लाई जो OM हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारे पास में जो SS सप्लाई कर्व है ये जो वो इकाई लोचदार सप्लाई कर्व है। अब इकाई लोचदार सप्लाई कर्व है कैसे, इसको वापस जो है रेखा चित्र के माध्यम से देखते हैं। क्योंकि इसके अंदर जितना परिवर्तन पूर्ति के अंदर वस्तु की कीमत में हो रहा है उतना ही परिवर्तन जो है वो वस्तु की पूर्ति में हो रहा है। तो इसके अंदर अब आप देखते हैं रेखा चित्र के माध्यम से कि किसी भी वस्तु की जो पूर्ति है उसका फार्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू P/Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। ये हमारे पास में फार्मूला है। तो अब आप इसके अंदर देखते हैं P क्या है, प्रारंभ के अंदर OP है और OP कीमत के ऊपर जो है वो सप्लाई कितनी की जा रही है OL। तो OP बटा OL गुणा डेल्टा Q, क्वांटिटी में कितना परिवर्तन हुआ, पहले जो OL थी उसके बाद जो है मात्रा बढ़ करके OM हो गई, तो इन दोनों में जो चेंज है वो LM के बराबर है। तो डेल्टा Q की जगह पर LM बटा कीमत में जो चेंज है, पहले कीमत OR थी OP थी, अब कीमत OR हो गई है। तो RP के बराबर जो है या PR के बराबर जो कीमत में परिवर्तन होता है। तो आप ये लिख देते हैं तो हमारे पास में समीकरण 2 आ जाती है। अब अपन OP की जगह क्या लिख सकते हैं, OP इसी के इक्वल ही है BL। तो OP की जगह पर क्या लिख देंगे BL बटा OL। और दूसरा इसके अंदर हम जो लिख सकते हैं वो LM की इक्वल क्या है, इसके अंदर BC जो है LM की इक्वल है। तो BC बटा PR के बराबर क्या है, ये AC है। तो BC बटा AC, तो इसके अंदर H जैसा कि OP बटा OP इज इक्वल टू BL, तो OP की जगह अपन ने BL लिख दिया। LM इज इक्वल टू BC, तो LM की जगह अपन ने BC लिख दिया। और PR इज इक्वल टू AC, तो इसकी जगह अपन ने PR की जगह AC लिख दिया। तो हमारे पास में ये नए जो इक्वेशन है ये बन जाती है BL बटा OL इंटू BC बटा AC। और अब हम इस जो हमारे पास में हमने रेखा चित्र बना रखा है उसके अंदर देखें तो हमें पता है त्रिभुज ABC ये और त्रिभुज BOL ये BOL, ये जो समरूप है, समरूप त्रिभुजों की निशानी क्या होती है कि इनकी जो भुजाएं होती है इनका जो अनुपात है वो समान होता है। दूसरा, समरूप त्रिभुज के अंदर कोई भी दो कोण समान हो सकते हैं, कोई भी दो भुजाएं समान हो सकती है। तो इसके अंदर एक तो ये कोण और कोण सी है ये 90 डिग्री के हैं
और ये कोण जो है ये भी बराबर है। तो इस प्रकार से ये जो त्रिभुज है ये समरूप त्रिभुज है, और समरूप त्रिभुज होती है उनकी जो भुजाएं होती है उनका अनुपात है वो समान होता है। तो इस त्रिभुज के अंदर ये जो भुजा है इस भुजा के समान ये इस भुजा हमने जो लिया था इसका बटा BC, ये देखिए आप इसके अंदर BC बटा AC, यानी इस भुजा का बटा ये, और भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो इसका मतलब इस भुजा का बटा ये वो बराबर होगा। तो इसके स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं, BC के स्थान पर आप लिखेंगे OL बटा AC के स्थान पर आप क्या लिखेंगे BL, तो OL बटा BL। अब हमारे पास में जो समीकरण नंबर 4 है, ये जो अभी हमारे पास में आई है कि BC बटा AC के बराबर आप अपना क्या हो गया OL बटा BL। तो इस समीकरण का मूल्य समय जो है वो 3 के अंदर आप रखते हैं। हमारे समीकरण नंबर 3 कहाँ पर है, ये रही। तो अब आप क्या कर देंगे BC बटा AC की जगह पर क्या लिख देंगे OL बटा BL। तो ये हमारे पास में पहली इक्वेशन ये इतनी है, BL बटा OL गुणा इसकी जगह पर क्या लिख देंगे BC बटा AC की जगह पर क्या लिखेंगे OL बटा BL। OL से OL कैंसिल हो गया, BL से BL कैंसिल हो गया, हमारे पास एक बच गया। इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो किसके बराबर है, इकाई के बराबर है। और ऐसा कब होगा, जब यहाँ से ये बिल्कुल 45 डिग्री के एंगल के ऊपर स्ट्रेट लाइन जाएगी। तो इस अवस्था के अंदर जो हमारी पूर्ति की लोच है वो इकाई के बराबर होती है। यानी कीमत में जितना चेंज हो रहा है उसके कारण पूर्ति में भी जो है उसी अनुपात में चेंज होना चाहिए। दूसरा आप इस चीज को जो है और आसान तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी और इधर लिया अपने परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मान लीजिए प्रारंभ के अंदर जो कीमत और ये जो है 40-40 है, इसके बाद में जब कीमत बढ़ करके 80 हो जाती है तो पूर्ति भी अगर बढ़ करके 80 हो जाती है तो इस अवस्था के अंदर जो वो कीमत की लोच है वो इकाई के बराबर होगी, और ये मूल बिंदु से जो है हमारा ऐसे सप्लाई कर्व निकलेगा। या आपा सीधा भी इसके अंदर ले सकते हैं कि इधर आपा ने प्राइस लिया, इसी को आपा लिख सकते हैं कि जब कीमत 5 रुपए है तो 5 वस्तुओं की सप्लाई की जा रही है, जब कीमत बढ़ करके 10 रुपए हो गई तो 10 वस्तुओं की सप्लाई की जा रही है। इसका मतलब कीमत में जितना परिवर्तन हुआ है मात्रा में भी उतना ही परिवर्तन हुआ है। तो आप इस तरीके से भी इसको दिखा सकते हैं। तो जो तरीका आपको सूटेबल लगे वो जो आप दिखा सकते हो। हाँ, अगर आपसे जो विशेष रूप से न पूछा जाए तो आपको जो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप केवल डायग्राम बना करके यहाँ पर कीमत जो है 5 रुपए 10 रुपए, यहाँ पर 5 रुपए 10 रुपए सप्लाई, इस प्रकार से भी आप दिखा सकते हो। तो उस अवस्था के अंदर जो आपकी जो एक्सप्लेनेशन होगी वो इस प्रकार से हो जाएगी कि ओ एक्स एक्स के ऊपर हमने मात्रा ली है और ओ वाई पर हमने कीमत ली है। प्रारंभ में जब 5 रुपए कीमत है तो 5 वस्तुओं की सप्लाई की जा रही है, और जब कीमत बढ़ करके 10 रुपए हो जाती है तो पूर्ति है वो भी बढ़ करके 10 रुपए 10 वस्तुओं की हो जाती है। तो इस प्रकार से कीमत में जिस अनुपात में परिवर्तन होता है पूर्ति में भी उसी अनुपात में परिवर्तन हो रहा है। तो इस अवस्था के अंदर पूर्ति की लोचा वो इकाई के समान है। नेक्स्ट हमारा इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति, जब किसी वस्तु की कीमत में जिस अनुपात में परिवर्तन होता है, जैसा कि इकाई से अधिक का मतलब कीमत में जिस अनुपात में परिवर्तन होगा पूर्ति में उससे अधिक अनुपात में परिवर्तन होता है, तो उस अवस्था को हम पूर्ति की जो लोच होती है वो इकाई से अधिक लोचदार कहते हैं। जैसे मान लीजिए कीमत में 10% 40% की वृद्धि होती है, और कीमत में 40% की वृद्धि होने के कारण जो पूर्ति है पूर्ति के अंदर जो 50% की वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है जो हमारे पास में पूर्ति की लोच है वो इकाई से अधिक लोचदार होती है, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, चेंज इन सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई 50%, परसेंटेज चेंज इन 1.0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 एकम 4 एक बच गया, 4 दूनी 8, 1.25। इसका मतलब ये 1.25 वो इकाई से बड़ा है, तो यहाँ पर पूर्ति की लोच है वो इकाई से ज्यादा होगी। अब आप इसी चीज को जो है रेखा चित्र के माध्यम से देखते हैं। एक चीज का आप ध्यान रखना, अगर हमारा सप्लाई कर्व कभी भी ओ वाई से शुरू हो रहा है
यहाँ पर आप देखिए ओ वाई से शुरू हो रहा है, तो उस अवस्था के अंदर जो है पूर्ति की लोच है वो इकाई से अधिक लोचदार होती है। तो अब हम जो है ओ एक्स एक्स के ऊपर हमने मात्रा ली है, ओ वाई के ऊपर हमने कीमत ली है। जब 0 रुपए सप्लाई है कीमत है, तो किसी भी वस्तु की सप्लाई जो वो नहीं की जाएगी। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ओ आर जब कीमत है तो ओ एन वस्तुओं की सप्लाई की जा रही है, और जब कीमत बढ़ करके ओ पी हो जाती है तो सप्लाई भी बढ़ करके ओ एम हो जाती है। तो इस प्रकार हमारे पास में जो एस एस सप्लाई करवा है ये इकाई से अधिक लोचदार है, क्योंकि इसमें हमें देख पा रहे हैं कि कीमत में जो परिवर्तन वाला एरिया है उसके मुकाबले जो मात्रा में परिवर्तन वाला एरिया है वो बड़ा है। यानी मात्रा के अंदर परिवर्तन जो वो एन एम के बराबर हुआ है, जबकि कीमत के अंदर जो परिवर्तन है वो पी आर के बराबर हुआ है। तो आर पी इज लेस देन एन एम। तो ये जो मात्रा में परिवर्तन है अधिक है, लेकिन जो कीमत में परिवर्तन है वो कम है। तो इस प्रकार से ये जो है इकाई से अधिक लोचदार सप्लाई को दिखा रहा है। तो आप इसको निकाल करके देखते हैं। ये हमारे पास में सप्लाई का फार्मूला, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। अब पी क्या है प्रारंभ के अंदर, ओ आर, तो पी की जगह पर क्या रख देंगे, ये ओ आर बटा क्वांटिटी क्या है ओ आर के ऊपर, ओ एन। तो ओ आर बटा ओ एन गुणा, अब मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ है, पहले मात्रा ओ एन थी अब मात्रा ओ एम हो गई, तो चेंज कितना हुआ है एन एम के बराबर। तो एन एम बटा कीमत में परिवर्तन है वो किसके बराबर हुआ है, आर पी के बराबर। तो एन एम बटा आर पी। अब ओ आर के बराबर क्या है ये, क्यू एन। तो ओ आर की जगह पर क्या लिख देंगे, क्यू एन बटा ओ एन गुणा एन एम किसके बराबर है, क्यू बी के बराबर। एन एम किसके बराबर है, क्यू बी। तो एन एम की जगह पर क्या लिख देंगे, क्यू बी बटा आर पी किसके बराबर है, ए बी के बराबर। तो क्यू बी बटा ए बी। तो इसमें एज जैसा कि हम देख पा रहे हैं ओ आर इक्वल टू क्यू एन एम इक्वल टू क्यू बी और आर पी इक्वल टू ए बी। तो इसलिए हमने जो है ये इक्वेशन बना ली, इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास में आ गई। अब हमें पता है कि ये जो त्रिभुज क्यू बी ए समरूप है त्रिभुज क्यू आर एस। ये जो त्रिभुज है ये समरूप है, इसलिए इनकी जो भुजाएं हैं उनका अनुपात भी समान होगा। तो हमारे पास में ये हम जो ये त्रिभुज क्यू ए बी है इसकी भुजाओं का अनुपात हमने इधर लिया था क्यू बी बटा ए बी। तो क्यू बी बटा ए बी की जगह पर क्या लिख देंगे, क्यू बी की इक्वल क्यू आर बटा ए बी की इक्वल आर एस। तो क्यू आर बटा आर एस। अब आप क्या करेंगे, ये जो समीकरण हमारे पास में 4 आई है इसका मूल्य आप समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 हमारे पास कहाँ पर है, ये रही। यानी क्यू बी बटा ए बी का जो हमने मूल्य ये निकाला है क्यू आर बटा आर एस, वो इसके स्थान पर रख देंगे। तो हमारे पास में समीकरण क्या हो जाएगी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू क्यू एन बटा ओ एन गुणा क्यू आर बटा आर एस। अब हमें पता है कि भी ओ आर इक्वल टू, ओ आर कहाँ पर है हमारे पास में, देखिए आप ओ आर इक्वल टू क्यू एन के बराबर है, और ओ एन इक्वल टू क्यू आर। तो आप इसके स्थान पर क्यू एन के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं, ओ आर बटा ओ एन गुणा ओ एन बटा आर एस। आप इसको लिख करके देखते हैं, ओ आर बटा ओ एन गुणा ओ एन बटा आर एस। तो ओ एन से ओ एन कैंसिल हो गया। अब ओ आर बटा आर एस, ओ आर कहाँ पर है, ये रहा ओ आर। तो ओ आर बड़ा है ऊपर वाला एरिया, नीचे वाला ओ एस है वो छोटा है। तो इसलिए आ, ये जो ओ आर बटा आर एस जो है ये छोटा एरिया, तो ऊपर वाला जो यानी हमारा जो अंश है अगर हर से बड़ा होता है तो उस अवस्था के अंदर वैल्यू जो आती है वो इकाई से अधिक आती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वो इकाई से अधिक है। नेक्स्ट हमारा इकाई से कम लोचदार पूर्ति। तो इकाई से कम लोचदार पूर्ति कब होती है, चलिए इसके ऊपर जाने से पहले आप एक बार पिछली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। इसके अंदर
ये इकाई से जो अधिक लोचदार है, इसको आप जो है वैसे भी दिखा सकते हैं, जैसे आप इधर लेते हैं मात्रा और इधर लेते हैं कीमत। इसमें हम शुरू में दिखा सकते हैं कि हमारे पास में जो प्रारंभिक कीमत है वो 5 रुपए है, तो 5 वस्तुओं की सप्लाई की जा रही है। जब कीमत बढ़ करके 10 हो जाती है, यानी कीमत में दुगुनी वृद्धि हुई, तो आप यहाँ 3 गुनी वृद्धि दिखा सकते हो। तो कीमत बढ़ करके जो 15 रुपए, सप्लाई जो बढ़ करके 15 वस्तुओं की हो जाती है। तो इस प्रकार 5 रुपए वस्तु कीमत के ऊपर 5 वस्तुओं की सप्लाई और 10 रुपए कीमत पर 15 वस्तुओं की सप्लाई। इसका मतलब कीमत के अंदर जितना परिवर्तन हो रहा है उसके मुकाबले पूर्ति के अंदर जब उससे ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, उस अवस्था के अंदर जो है वो पूर्ति की जो लोच है वो इकाई से अधिक लोचदार होती है। तो इसको आप सीधा कीमत और पूर्ति के माध्यम से दिखा सकते हैं। और इसको जो आपको समझाने के लिए बताया गया है, इसको जो आप अगर ज़्यादा आवश्यक न समझो तो इसकी एक्सप्लेनेशन आपको करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल डायग्राम बना करके और इस प्रकार कीमत और जो मात्रा लेकर के आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास में इकाई से कम लोचदार पूर्ति। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है और जिस अनुपात में परिवर्तन होता है उसके कारण पूर्ति में अगर उससे कम अनुपात में परिवर्तन होता है, तो उस अवस्था के अंदर पूर्ति की लोच जो होती है वो इकाई से कम लोचदार होती है। जैसे कीमत में 40% की वृद्धि होती है लेकिन उसके कारण पूर्ति में महज 30% की वृद्धि होती है, तो उस अवस्था के अंदर जो वो पूर्ति की जो लोच है वो इकाई से कम लोचदार होगी। क्योंकि पूर्ति की लोच का फार्मूला क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू पूर्ति में परिवर्तन बटा कीमत में परिवर्तन। तो ये जो है वो इकाई से छोटा ही आएगा। तो इस प्रकार से पूर्ति की लोच जब इकाई से कम लोचदार होती है तो कीमत में जिस अनुपात में परिवर्तन होता है पूर्ति में उससे कम अनुपात में परिवर्तन होता है। इसी चीज को आप रेखा चित्र के माध्यम से भी देखते हैं। और दूसरा एक ध्यान रखना कि अगर हमारा पूर्ति वक्र जो है वो ओ एक्स से शुरू होता है तो उस अवस्था के अंदर जो वो पूर्ति की लोच इकाई से कम लोचदार होती है। तो ओ एक्स अक्ष के ऊपर हमने मात्रा ली और ओ वाई के ऊपर हमने वस्तु की कीमत ली है। प्रारंभ के अंदर जब ओ पी कीमत है तो ओ एल वस्तुओं की सप्लाई की जा रही है, और जब कीमत बढ़ करके ओ एन हो जाती है तो उस अवस्था के अंदर पूर्ति बढ़ करके ओ एम हो जाती है। लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि भी कीमत में जितना परिवर्तन हो रहा है पी एन के बराबर वो ज्यादा है, लेकिन उसके कारण जो मात्रा में परिवर्तन हो रहा है वो कम है। कीमत में परिवर्तन वो ज्यादा है मात्रा में होने वाले परिवर्तन से। तो इस प्रकार से जब कभी भी कीमत में ज्यादा परिवर्तन होता है और उसके कारण मात्रा में अगर कम परिवर्तन रह जाता है तो उस अवस्था के अंदर पूर्ति की लोच वो इकाई से अधिक लोचदार होती है। तो अब हमारे पास में फार्मूला वही इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। अब हमारे पास पी क्या है, ओपी है, और प्रारंभ के अंदर जो मात्रा है क्यू वो ओ एल है। तो ओपी बटा ओ एल गुणा कीमत में परिवर्तन किसके बराबर है, ये, और मात्रा में परिवर्तन एल एम के बराबर है। तो मात्रा में परिवर्तन एल एम बटा पी एन, तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हम देखते हैं कि ओ पी बटा ओ एल गुणा क्यू आर, एल एम के बराबर अपन ने क्या ले लिया, क्यू आर, क्योंकि ये एल एम इक्वल टू क्यू आर, और पी एन के बराबर अपन ने क्या ले लिया, आर टी, ये जो है ये पी एन के बराबर है। तो इस प्रकार इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, एल एम को अपन लिख सकते हैं एल एम इज इक्वल टू क्यू आर, तो एल एम की जगह अपन क्यू आर, और पी एन इज इक्वल टू आर टी, तो पी एन की जगह पर आर टी लिख सकते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी ओपी बटा ओ एल गुणा क्यू आर बटा आर टी। अब हमें पता है कि त्रिभुज क्यू आर टी ये रही, समरूप है त्रिभुज क्यू एल एस, ये जो हमारे पास में त्रिभुज है क्यू एल एस। तो अगर ये त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात है वो भी समान होगा। तो ऊपर वाली ये जो त्रिभुज थी इसकी भुजाओं का अनुपात अपन ये ले रखा था, तो क्यू आर के बराबर क्या हो जाएगा एस एल, और आर टी के बराबर क्या हो जाएगा एल क्यू। तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, क्यू आर बटा आर टी इज इक्वल टू एस एल बटा एल क्यू। अब हम समीकरण नंबर 4 का जो मूल्य है ये समीकरण नंबर 3 इसके अंदर रखेंगे, यानी क्यू आर बटा आर टी की जगह पर क्या लिख देंगे, एस एल बटा एल क्यू। तो हमारे पास में नई जो समीकरण है वो क्या आ जाएगी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ओ
पी बटा ओ एल गुणा ये वैल्यू हमने रख दी एस एल बटा एल क्यू। अब हमें पता है कि ओ पी के बराबर क्या है, एल क्यू। तो हम ऊपर जो अपने पास में ओपी है इसके स्थान पर आप क्या लिख देंगे, एल क्यू। तो अब हमारे पास में समीकरण क्या बन जाएगी, एल क्यू बटा ओ एल गुणा एस एल बटा एल क्यू। एल क्यू से एल क्यू कैंसिल हो गया। अब एस एल बटा ओ एल, अभी एस एल ये है तो ऊपर वाला हिस्सा एस एल बटा ओ एल। तो एस एल है वो छोटा है लेकिन ये ओ एल है वो बड़ा है। तो अगर हमारे पास में अंश छोटा है और हर बड़ा है तो उस अवस्था के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो लेस देन 1 होगी, यानी इकाई से कम लोचदार होगी। तो इस चीज को हम प्रूव कर सकते हैं। लेकिन आप जो इसको सिंपल भी दिखा सकते हो, जैसा प्रारंभ में 500 रुपए की कीमत है, 5 वस्तुओं की सप्लाई की जा रही है। जब कीमत बढ़ करके 10 रुपए होगी तो यहाँ पे केवल 8 वस्तुओं की सप्लाई की जाएगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कीमत तो दुगनी हो गई है लेकिन जो पूर्ति है वो दुगनी से कम है। तो इस अवस्था के अंदर जो पूर्ति की लोच है वो इकाई से कम लोचदार होती है। तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।